हेलो एवरीवन, ये जो आप लोगों की जर्नी है आरजेएस 2025 प्रीलिम एग्जामिनेशन, ये आपकी जर्नी अंतिम स्टेज में आ चुकी है। ये जो आखिरी के कुछ दिन है, यहाँ पर आपको अपनी जर्नी में एक एक स्टेप फूक फूक के रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप गलत लिया तो फिर आपका वो स्टेप आपको आपके गोल से दूर कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक एक स्टेप फूक फूक के रखा और एक एक स्टेप आपने प्रिकॉशन के साथ रखा तो आप उतना ही करीब आते जाएंगे अपने गोल की तरफ। तो इसीलिए ये जो आखिरी के कुछ दिन है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती करोगे पीछे हो जाओगे। और जैसा कि आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक डायलॉग था, लाइफ इज अ रेस। तो लिटरली आप इस रेस में भाग रहे हो और अगर इस रेस में आपने एक भी स्टेप गलत रखा, आप फंबल हुए, लड़खड़ाए, तो फिर अब आखिरी के दिनों में संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इन आखिरी के दिनों में बहुत संभल संभल के कदम रखना है। और वो क्या करना है, वो कौन से प्रिकॉशंस है जो आपको इन आखिरी के दिनों में रखने चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीजें बताने के लिए हम आपके लिए लेके आए ये वाला वीडियो। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट डेज स्ट्रेटेजी। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी टिप बताने वाले हैं जो टिप आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी। वो सारी नॉलेज आती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ, जो हमारे पास अच्छा खासा है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस जब हमने प्रिपरेशन की थी, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं उनका एक्सपीरियंस, प्रीवियस वैकेंसी में स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, किस तरीके से उन्होंने मिस्टेक्स को अवॉइड किया था, उस सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया। तो इसीलिए आप भी कोई मिस्टेक ना करो, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो वर्थ है एक एक सेकंड। एक एक सेकंड इस वीडियो का आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई नॉलेज आपको देने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का देख के आपने बंद कर दिया, नहीं, इस वीडियो में एक एक चीज आपके लिए काम की होने वाली है। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जो आपको करनी है इस अंतिम दिनों में। आपको सबसे पहली चीज, रीड नथिंग न्यू। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम पास आता जा रहा है, ठीक है, आपका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। तो इसमें आपका दिमाग क्या करेगा, आपको ये बोलेगा यार ये मिस ना हो जाए, ये वाला टॉपिक मिस ना हो जाए, अरे ये तो मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, या मैंने पढ़ा ही नहीं था, या फिर ये चीज मैंने किसी से सुनी थी। तो आपका दिमाग आपको उस साइड लेके जाएगा। तो आप क्या ट्राई करोगे, नई नई चीजें पढ़ना, यार इस पे भी एक बार नजर मार लेता हूं, नहीं मैं इस पे भी एक बार नजर मार लेता हूं। तो आप क्या करोगे, नई नई चीजों को पढ़ने का ट्राई करोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये होती है सबसे बड़ी गलती किसी भी एस्पिरेंट के लिए। अब एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट सर्विस कमीशन का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम में कोई भी एस्पिरेंट जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो ये है कि एग्जाम जब पास में हो तब नई चीजों को पढ़ना। क्योंकि देखो, जब आप नई चीजों को पढ़ोगे तो आपका दिमाग उस चीज को रिटेन बिल्कुल नहीं करेगा। ये मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूं, इस बात की गारंटी है। मुझे कोई भी बच्चा बता दो जो मुझे ये आके बोल सके, नहीं सर मैंने एग्जाम के पहले इतनी सारी चीजें, नई चीजें पढ़ी थी फर्स्ट टाइम और उसे मैं एग्जाम के दिन याद रख पाया, नहीं है पॉसिबल। आप 10 चीजें पढ़ोगे, उसमें से हो सकता है एक चीज आपको याद रह जाए, लेकिन क्या वो वर्थ है, क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो क्या होगा, आप 10 नई चीजें पढ़ोगे, उसमें से गलती से एक या दो रिटेन करोगे। अब आपका दिमाग और ज्यादा प्रेशर में आएगा, यार मैं जो चीज पढ़ रहा हूं मैं रिटेन नहीं कर पा रहा। तो आप टेंशन में आ जाओगे और ज्यादा, आपकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप उसको भी भूल जाओगे और आप क्या करोगे, नई चीजों पे फोकस करोगे, जो बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज है। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है खुद की प्रिपरेशन पे, ट्रस्ट करना है खुद के गाइड पे, ट्रस्ट करना है खुद के टीचर पे कि उन्होंने जो अभी तक आपको बताया है वो सही बताया और वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, और जो आपने प्रिपेयर किया है वो सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। इस चीज को गांठ बांध के रखो और अपने दिमाग में फिट कर लो। आपको इसको चेंज नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, और जब ये चीज आप दिमाग में बिठा लोगे तो फिर हम बढ़ेंगे अपनी दूसरे स्टेप की साइड, दूसरी टिप की साइड। वो टिप क्या है, रिवीजन इज द की। देखिए इस टाइम पे रिवीजन ही सबसे बड़ा दोस्त है आपका।
जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप बोलोगे सर आखिर के 10 दिन भी नहीं बचे, मुश्किल से आज 14 हो गई है, अब आपके लिए बचे मुश्किल से 13 दिन, 27 को आप पढ़ोगे नहीं तो मोरलेस 12 दिन आपके लिए बचे। सर 12 दिन में हम कैसे रिवाइज करेंगे? देखिए यहाँ पे रिवाइज करने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट जब रिवाइज करने बैठते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं कि अच्छा इस लाइन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं डीप रिवीजन। ये आपको इस टाइम पर नहीं करना है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, देखो जब हमने इस पूरी वैकेंसी का रोड मैप बनाया था तो हमने आपको उसमें बताया था कि कब तक आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, कब आपको रिवीजन कंप्लीट करना है, कब आपको सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें हम हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब आप ऑलरेडी अगर आपने हमारे वे में हमारे मेथड से प्रिपेयर किया होगा तो आपने 2 बार तो रिवाइज कर लिया होगा, और जब 2 बार रिवाइज कर लिया होगा तो आपको डीप रिवीजन की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट खोलना है, अपने नोट्स खोलने हैं, बस उनको ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है। तो उससे क्या होगा, आपको वो चीजें दिमाग में फिट होंगी, है ना। देखो चाहे आप कितने टैलेंटेड हो कितने नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने से बार बार निकल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, हर किसी की थोड़ी बहुत फोटोजेनिक मेमोरी होती है, वो चीजें आपको वहां क्लिक कर जाती हैं। अब ये क्या है, सबसे अच्छी बात है एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर आपने उस चीज को अपनी आंखों के सामने से निकाला है और जब आपके सामने 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या करोगे, क्लिक कर जाओगे। एटलीस्ट आप जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जिसे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे खेलना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो जब आपने इस तरीके से किया होगा तो आप फॉर श्योर उसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दोगे, बोलोगे अच्छा ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, मुझे बी या सी में से देखना है। और ये सब कब पॉसिबल है, जब आपने रिवाइज किया हो अच्छे से। और अब आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट को पलटना है, ऊपर ऊपर से चीजों को आपने जो हाईलाइट की थी, देखो जब वो हमने प्रीवियस वीडियो हमारा बनाया था उसमें हमने आपको बताया था डायरेक्ट को रीड कैसे करना है, तो हमने उसमें बताया था चीजों को हाईलाइट करना है। आपको 3 अलग अलग कलर, 4 अलग अलग कलर के मार्कर लेने हैं, हर कलर का एक कोड होगा कि उस कलर से अगर कोई भी चीज आपने मार्क की तो वहां पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्ट में आपको कई जगह पे डेट्स दी हुई होती है, ठीक है, तो अगर कहीं पे डेट दी हुई है तो आपको फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से आपने कर लिया, तो आपके जितने भी बैरेक्स हैं उसमें अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है वहां पे कोई डेट लिखी हुई है। येलो कलर का मतलब है कि आपने ड्यूरेशन को हाईलाइट किया है, ठीक है। रेड कलर का मतलब है अथॉरिटी को हाईलाइट किया है। तो इस तरीके से जब आपने मल्टी कलर स्कीम बना के याद किया होगा तो अब जब आपको ये रिवाइज करना है तब भी आपको क्या करना है, बस उन कलर स्कीम पर फोकस रखना है, ठीक है। जब आप कलर स्कीम पे फोकस रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में, जल्दी रिवाइज करने में। नहीं तो ट्रस्ट मी, आप ये 12 दिन में सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आप डीप रिवाइज करने में घुस गए तो। डीप रिवीजन नहीं करना है अपन को क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है ऊपर ऊपर से। और जो अपन ने पहले मेहनत की थी नोट्स बनाने की, उनको कलर स्कीम में डालने की, वो सारी मेहनत अब आपके काम आने वाली है। अब आपको पता चलेगा कि जब आपने थोड़ा सा स्लो जब लेके चले थे, फर्स्ट जो हमारी रीडिंग थी, याद करो फर्स्ट रीडिंग के लिए मैंने बोला था फास्ट चलना है लेकिन स्लो चलना है। उसमें मैंने बताया था स्लो चलने का मतलब क्या है, इन सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, मार्क करते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। तो ये सारी चीजें आपकी अब हेल्प करने वाली है जब अगर आपने वो किया होगा तो। और अगर नहीं किया होगा तो भैया फिर बहुत मुश्किल में होगा, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल में हो अगर आपने वो मेहनत पहले नहीं की थी तो क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। ये मत सोचना मैंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, नहीं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी इजीली वो चीजें रिकॉल हो पाएंगी आपको। ओके, फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पे, वो है मॉक टेस्ट। देखिए इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए उसमें भी मैं बता देता हूं बच्चे क्या गलती करने वाले हैं। बच्चे भागते हैं जहां पे भी उनको चीप क्वालिटी मिल जाए, सॉरी चीप इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मिल जाए। देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज है, आपको ये नहीं देखना है कि कितने अमाउंट में वो आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनमें आपको 1000-2000 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए आज के टाइम पे 1000 या 2000 रुपीज अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो कोई गलत बात नहीं है वो। ये 1000-2000 रुपीज तो आप महीने में नहीं, मैं बोलता हूँ हफ्ते में भी शायद कई लोग होंगे जो इजीली खर्च कर देते होंगे, कई लोग हैं जो एक दिन में खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि अच्छा ये टेस्ट सीरीज मुझे
2000 में मिल रही है, लेकिन कोई दूसरी टेस्ट सीरीज है जो मुझे 4000 में मिल रही है, 5000 में मिल रही है, तो मैं 5000 वाली में नहीं जाऊंगा, मैं 2000 वाली में जाऊंगा। देखिए यहां पे ये सबसे बड़ी गलती हो गया। आपको क्या करना है, उस मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो 2000 में आ रही है, 4000 में आ रही है, 6000 में आ रही है, आपको एनरोल करना है उस टेस्ट सीरीज में जो एक्चुअल में बेस्ड है आपके एग्जाम पैटर्न पे। क्योंकि देखिए हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमने क्या किया, हमें सस्ते में कहीं मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही थी, हमने उसमें एनरोल कर लिया, पता चला हमें बाद में कि भैया उस मॉक टेस्ट सीरीज का और एग्जाम पैटर्न का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन रैंडम है, ठीक है। तो अब उन्होंने चाहे वो 2000 में खरीदा हो, वो गया ना पैसा बर्बाद, और उसके बाद अब वो किसी ऐसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे जो एक्चुअल में उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर वो पहली बार में ही थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के अगर टेस्ट सीरीज एनरोल करते तो उनको डबल खर्चा नहीं करना पड़ता। इसीलिए ट्रस्ट में इस आदत को छोड़ दीजिए कि अच्छा मुझे 1000-2000 में कोई चीज मिल रही है तो मैं 5-6 रुपए क्यों ध्यान दूं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कॉस्टली पे जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वालिटी चेक करो। पैसा अगर उसमें आपको देना पड़ रहा है तो दो, लेकिन क्वालिटी चेक करो। अगर उस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी नहीं है और अगर वो चाहे आपको 1 रुपए में भी क्यों ना मिल रही हो, मैं बोलूंगा टोटल वेस्ट है। और वहीं पे अगर क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज है और अगर आपको थोड़ी सी कॉस्टली अगर वो पड़ रही है तो उसमें एनरोल कीजिए। क्योंकि देखिए आज अगर आप ये 1000-2000 रुपए का सोचोगे ना तो अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि मेरे महीने के खर्च में से थोड़ा सा बर्डन हो सकता है तो आप अपने दूसरे एक्सपेंसेस कट कर सकते हो, गुंजाइश है ना आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं घर से और किसी चीज के लिए मिल ही नहीं रहे। तो अगर आपको किसी और चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं वहां पे आप अपने एक्सपेंसेस को कट कीजिए, लेकिन इस चीज के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो। जो बेस्ट आपको लगता है मॉक टेस्ट सीरीज है आपके लिए, आप उसमें एनरोल करो और उन मॉक्स को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये मॉक आपकी हेल्प करने वाले हैं आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए जो आपका 27 जुलाई को पेपर होगा। और अगर वहीं पे आपने ऐसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट की जिसके अंदर आप 85, 90, 95 इजीली अटेम्प्ट करो, ट्रस्ट मी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आए थे कि सर हम कहीं और पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे तो हमारे 90, 95 मार्क्स आ रहे हैं इजीली, हम फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन जब हमने आपका यहाँ पे ओपन मॉक अटेम्प्ट किया तो वहीं पे हमारे 70, 75 मार्क्स आए। तो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप क्वालिटी वाइज चेक करोगे तो आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में टेस्ट पेपर कैसा होता है, वहां पे कैसा आपका 27 जुलाई को प्री टेस्ट होने वाला है। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज में फंस गए कि नहीं मैं कैसे भी करके अपने 500-1000 रुपए बचा लूं, तो फिर देखिए वो 500-1000 रुपए आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। इसलिए ट्रस्ट मी, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओ उतने ज्यादा सॉल्व करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, सॉल्व पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं एट लेंथ। आपको उस वीडियो में भी समझ में आया होगा कि पीवाईक्यू आपको एक्चुअल में हेल्प करते हैं एग्जामिनर के दिमाग में घुस के ये चेक करने के लिए किस तरीके का पैटर्न आ सकता है, वो कौन सा पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं तो फिर देखिए आप अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी कि बस आंख बंद करके खड़े हो और तीर चला दिया, निशाने पे लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा तो नहीं लगा। तो देखिए स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि इतने बड़े सिलेबस में से, देखिए बिल्कुल सागर जैसा आपका सिलेबस है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही छोटे वाले पोर्शन से। तो आपको ये पता होना चाहिए वो कौन सा पोर्शन है जिससे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली, और वो कब होगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तो देखिए उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे हमने आपकी हेल्प करने के लिए पीवाईक्यू सीरीज चलाई थी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और पीवाईक्यू सीरीज को देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स जो आपको काम देने वाली है इस एग्जाम को क्लियर करने में। और देखिए ये वो टिप्स हैं जो आपको हर कोई बता सकता है, या फिर आपके जो फ्रेंड्स है वो भी इजीली बता सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस एस्पिरेंट है वो भी बता सकता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता, हम आपको कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स देने वाले हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने में। और ये जो टिप मैं आपको अभी देने वाला हूं
ये आपको सिर्फ और सिर्फ तब समझ में आती है जब आपको खुद को उस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है ना, खुद को एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर एक्चुअल में किसी ने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताया। इसलिए मैंने बोला ये जो टिप होने वाली है दो, वो किस पे बेस्ड है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे, और वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रीवियस वैकेंसी में थे उन्होंने आके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ, और उसके बाद हम आपके सामने दो स्पेशल टिप्स लेके आए। पहली चीज डिस्कशन। पहली चीज क्या है, डिस्कशन। अब डिस्कशन क्या है, देखो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि हम जितना ज्यादा चीजों को एक दूसरे से डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। ये 50-50 है। कैसे, सच भी है और गलत भी है। सच कैसे है, देखिए जब आपको सब्जेक्टिव पेपर करना है और आप किसी से डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरा आंसर ऐसा था, इसमें मैं ये चीज और ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर अच्छा बन जाएगा। ये कैसे होगा, डिस्कशन के साथ। या फिर आपका कोई कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं है, आपने किसी से डिस्कस किया तो आपको हेल्प मिलेगी मेंस के आंसर राइटिंग में। लेकिन देखिए प्री के अंदर ये जो डिस्कशन है ऐसा आपको हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि यहां पे आपके सामने एमसीक्यू आने वाले हैं और आरजेएस का जो पैटर्न है वो कंसेप्चुअल पैटर्न नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आप डिस्कस करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक्स स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया, आपने डिस्कस करते हुए एक बार उस सेक्शन का नाम ले लिया, सेक्शन आपके सामने एक बार आया, क्या एक बार सिर्फ वो सेक्शन बोल देने से आप उसे रिटेन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होगा, उस डिस्कशन की वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। कई बार वो डिस्कशन घंटों घंटों चले जाते हैं, और आज के टाइम पर जो आज का दिन है, जितने टाइम आपके पास बचा है उस टाइम पीरियड में आप ये डिस्कशन करना, घंटों घंटों डिस्कशन करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, डिस्कशन से दूर रहना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डिफरेंट जुडिशरी ग्रुप ज्वाइन करके रखते हैं। वहां पे आप देखोगे डिस्कशन चले जा रहे हैं, रात रात भर डिस्कशन चल रहा है, किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो लोग उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं। अरे भैया नहीं करना, ये सारी चीज आपके मेंस में काम आने वाली है। अभी क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो, अभी तो बैरेक्ट पे फोकस करो, बैरेक्ट पे फोकस करना है, तभी आपको एक्चुअल में प्री के अंदर हेल्प मिलने वाली है। और मैं एक और चीज बता दूं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनएथिकली क्या करते हैं, क्या करेंगे, अननेसेसरी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जिस चीज का आपके एग्जाम से लेना देना नहीं है उसको ग्रुप पे डाल देंगे, या आपको कॉल करके बोलेंगे अरे यार तूने ये चीज पढ़ी क्या। अब उसे तो पता है वो चीज काम की नहीं है, लेकिन आप उस चीज में फंस जाओगे कि यार अच्छा यार इसने मुझसे पूछा है तो जरूर इसने कहीं पढ़ा होगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा होगा तो इसलिए मैं भी इसको पढ़ता हूं। तो ये कई स्टूडेंट करते हैं। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ये ट्रिक को भी अपनाते हैं। देखिए अगेन 3 इडियट्स आपने देखिए, चतुर आपको हर जगह मिलेंगे, है ना, तो आप लोगों को उन चतुर से बच के चलना है। अगर आप चतुर के चंगुल में फंस गए तो भैया फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे चतुर से बच के रहो जो आपको अननेसेसरी डिस्कशन के अंदर घसीट रहा है। ठीक है, जबरदस्ती आपको कॉल करके उल्टी सीधी चीजें पूछा, अरे यार तूने ये प्रोविजन पढ़ा क्या, अरे तूने जजमेंट पढ़ा क्या, अरे तुझे कंसेप्ट पता है क्या, अरे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता करना। आखिरी के दिन बच्चे हैं, आखिर के दिनों में जैसा मैंने पहले भी बोला, अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। हाँ, आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और आपको कुछ चीज वो बता रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ वो रिलेवेंट हो सकती है तो करो। अननेसेसरी कोई आपके ऊपर थोपे उस चीज को तो उस चीज से बच के रहो और ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये आपका भला कभी नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है, ऐसे अननेसेसरी डिस्कशन से दूर रहना है। जितना दूर रहोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये है आपकी पहली टिप। और दूसरी टिप जो मुझे लगता है सारी टिप से इंपॉर्टेंट है, सभी टिप से अभी तक जितनी भी मैंने बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। वो क्या है, वो है पूजा पाठ करना। देखो सावन का महीना चालू हो चुका है, शिव जी है, भोले भंडारी हमारे बहुत इजीली जो है खुश हो जाते हैं अपने भक्तों से। तो सावन का महीना है, इसका बेनिफिट उठाओ। सुबह सुबह जाके डेली शिव जी के मंदिर में जाओ और ढोक लगा के आओ, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना ज्यादा आपके हार्डवर्क पे डिपेंडेंट है ना, उतना ज्यादा ही आपके लक पे भी डिपेंडेंट है। कि अगर आपका लक हुआ तो ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये मैं चीज दावे के साथ बोल सकता हूं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने हार्ड वर्क किया और क्लियर हो गया, उसमें लक का कोई भी रोल नहीं था। ये सब चीजें झूठ है, क्योंकि देखो हार्ड वर्क, अगर आप ये बोलो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से चीजें क्लियर हो गई हैं, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है आप उनको ये बोलना चाह रहे हो कि भाई तुमने हार्ड वर्क नहीं किया। आप उन सब के ऊपर एक दाग लगा रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं। तो जिस भी इंडिविजुअल ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है और वो एक आध नंबर से रहे, क्या आप उसको ये बोलोगे कि भाई तूने हार्ड वर्क नहीं किया? हाँ,
जो भी स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करता है और जो भी एक रीजनेबल इंसान है ना, वो आपको ये जरूर बोलेगा कि हार्डवर्क मैंने किया, बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की भी कृपा रही, इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। क्योंकि देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही मुट्ठी भर सीट्स के लिए फाइट करते हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरजेएस का फॉर्म भरा है, उसमें से सिर्फ 44 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी किस्मत चमकने वाली है। और मैं यही बोल रहा हूँ किस्मत ही चमकेगी, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल रफली, ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, अगर 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो क्या उसमें से सिर्फ 44 लोग ही जिन्होंने हार्डवर्क किया है? बाकी लोग क्या हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं? वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, हो सकता है उस लेवल का ना कर रहे हो। तो जिन 44 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट उनके लेवल का या उनसे ज्यादा लेवल का मैं आपको 100-200 स्टूडेंट बता दूंगा जिन्होंने किया है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका लक नहीं था। तो आपको क्या करना है, ये जो दिन बचे हैं, सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का महीना है, इजीली वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो जाइए दूध चढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है, उनकी पूजा करो, अगरबत्ती लगा के आओ, ताकि 27 जुलाई को आपका जो दिमाग है ना शांत रहे। जितना ज्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा, आप जितने ज्यादा एंजाइटी से दूर रहोगे, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपने अपना पेपर एंजाइटी को दूर रख के, टेंशन को दूर रख के, अपने रिजल्ट की परवाह किए बिना अगर वो आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ट्रस्ट मी, आप 50% कैंडिडेट से आगे हो। ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे देखना जैसे ही पेपर ओपन होगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घबरा जाएंगे पेपर ओपन करते, है ना। तो वहां पे अपन को क्या करना है, सारी चीजों को साइड में रखना है और फोकस किस पे करना है, आपके पेपर पे। और इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे भगवान। तो इसीलिए शिव जी को मनाइए, इजीली मानेंगे, और वहां पे दुआ कीजिए कि 27 जुलाई को आपके साथ सब कुछ बढ़िया हो। और जब ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मेरा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, इस वीडियो के थ्रू हमें जो टिप्स लगी थी कि आपको बतानी चाहिए, हमने उन सभी चीजों को कवर करने का ट्राई किया है। एंड वी सिंसियरली होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, आप इन सब टिप्स को फॉलो करोगे और 27 जुलाई को अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 27 जुलाई एग्जामिनेशन। मिलते हैं एग्जाम के बाद उस एग्जाम के एनालिसिस को लेके, और हमें आप जरूर बताना एग्जाम के बाद कि क्या इन टिप्स ने आपकी हेल्प की आपके एग्जाम को क्लियर करने में या फिर नहीं की। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।